नमस्कार दोस्तों। राघव फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें मोशंस लॉ और फ्रिक्शन से रिलेटेड हम पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 × 10⁴ न्यूटन बल से खींचने पर किसी गाड़ी का वेग 50 मीटर की दूरी पार करने पर 9 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस काल में सड़क और पहियों के लिए गति घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 0.137 रहता है। गाड़ी का भार बताना है। ठीक है, देखिए जो लॉ ऑफ मोशन है और फ्रिक्शन है ये उतना आसान टॉपिक नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चन कराने से पहले हमें कुछ इसके फंडामेंटल रूल्स, कुछ हमें एक्स्ट्रा जानकारी देखनी पड़ेगी। यहां पर आपको सबसे पहले एफबीडी को समझना पड़ेगा। हमें यहां पर एफबीडी को समझना पड़ेगा। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री करके बनाना है डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है भाई? कोई भी बॉडी है उस पर फोर्स लग रहे होंगे, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको डायरेक्शन के साथ बताओ। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यू और उनके डायरेक्शन को बताइए और उनको सेट कीजिए कि लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, अप साइड में कितना है, डाउन साइड में कितना, और उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जब हम फोर्स की बात करते हैं तो केवल एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होता है, कुछ फोर्स नेचुरल फोर्स होते हैं जो हमें अपने आप सोचना पड़ता है कि ये हमें लगाना है। वो खुद नहीं बोलता है, सवाल में नहीं आएगा, लेकिन खुद कुछ नेचुरल फोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप जिद्दी फोर्स, ढीठ फोर्स, नकटे फोर्स कह लो आप। वो नकटे क्यों है? क्योंकि आपको पता हो चाहे नहीं हो वो लगेंगे। तो उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे उसमें पहला फोर्स आपने सुन रखा होगा वेट। पहला फोर्स आपका इसमें होता है वेट, भार। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, W बराबर mg। W इक्वल टू mg सुना हुआ है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नॉर्मल फॉर्मूला है। W इक्वल टू mg। m यहां पर बॉडी का मास है, वस्तु का द्रव्यमान है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस फोर्स के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको समझना है? इस फोर्स के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट समझना है? पहली बात, ये फोर्स लगता है मास के कारण, m के कारण। अब सीधा सा ये समझ लीजिए कि आपको यदि बॉडी का मास दिया है कि एक बॉडी है उसका मास m है, तो आप समझ जाइए कि साहब W आएगा। m है तो W आएगा, m है तो W आएगा। अब W आएगा तो किधर आएगा? तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, नीचे की तरफ आएगा, सीधा नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड आएगा भाई। ठीक है, तो वेट आएगा m के कारण, किधर की तरफ आएगा? नीचे की साइड। आपको बनाना पड़ेगा, जैसे आपने एक बॉडी ले ली साहब, ये एक बॉडी है, ये एक सरफेस पे रखी हुई है, मास m है, तो आप नीचे की तरफ बना देंगे mg। आप कहे चाहे नहीं कहे, सवाल कहे चाहे नहीं कहे, mg आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मास दे दिया है साहब। मास दे दिया है तो mg बनेगा, ये बात दिलो दिमाग में छप जाए। और किधर बनेगा? नीचे की तरफ ही बनेगा, इधर आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचा नहीं। यदि मान लो तिरछे प्लेन पे भी रखा है, इसको आप आनत तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं भाई साहब? आनत तल कहते हैं। और इस पे आपने मास रख दिया m, तो mg किधर लगेगा? mg सीधा नीचे की तरफ बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं है, सीधा mg नीचे की तरफ बनेगा साहब, और m होते ही लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि यदि मास है तो mg लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और आपको ये बनाना ही पड़ेगा। तो पहला आपका फोर्स हो गया वेट, फॉर्मूला हो गया mg। ठीक है, m के कारण नीचे की ओर। ये डिपेंड किस पे करता है? तो सीधी सी बात है, ये डिपेंड किस पे करेगा भाई? तो ये डिपेंड m पे तो करेगा ही, लेकिन g पे ज्यादा करता है। यदि g चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। g कहाँ चेंज होगा? जैसे यदि आप चंद्रमा पे चले गए भाई, चांद पे घूमने चले गए कि आओ चांद पे घूम के आए,
तो चांद पर जाएंगे तो जी कितना हो जाता है चांद का, g/6। अर्थ का g/6 होता है, तो वहां पर वेट कितना हो जाएगा, mg/6, mg/6। अब आप कहेंगे कि साहब हम शुक्ला जी की तरह स्पेस पे घूम आए, तो यदि आप स्पेस पे घूमने जाएंगे तो स्पेस पे जी कितना होता है भाई, 0। तो डब्लू कितना हो गया भाई, 0। तो क्या एम 0 हुआ क्या, नहीं, एम चेंज नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, एम अर्थ पे भी उतना ही होगा, चंद्रमा पे भी उतना ही होगा, स्पेस पे भी उतना ही होगा। तो बदल क्या रहा है, डब्लू, वेट, भार बदल रहा है साहब, भार बदल रहा है साहब। पृथ्वी पर mg है, चंद्रमा पे mg/6 है, और स्पेस में तो साहब mg है ही नहीं, 0 हो गया। तो ये आपका पहला फोर्स है। मोटी मोटी 3-4 बातें ध्यान रखनी है। m के कारण लगता है, नीचे की तरफ लगता है, फॉर्मूला mg होता है, फॉर्मूला mg होता है, और g पे डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। पृथ्वी पर जी सभी जगह सेम माना जाता है, इसलिए हर जगह सेम मान सकते हैं। बाकी चंद्रमा पर जी का g/6 हो जाएगा तो mg/6 हो जाएगा साहब, और स्पेस पे गए तो 0 भी हो जाएगा। तो वहां पर हमारा m 0 नहीं होता, हमारा वेट 0 होता है। तो ये पहला नेचुरल फोर्स है जो आपके लगेगा ही, ठीक है, लगेगा ही साहब। दूसरा जो फोर्स है आपका हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं साहब, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। पहली बात, इसे आप एन से भी लिख सकते हैं और आर से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज है। आप एन से भी लिख सकते हैं, इसे आर से भी लिख सकते हैं, पहली चीज। अब ये कब लगता है, ये बात है, तो ये तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे को टच करे, स्पर्श करे। जैसे ही स्पर्श होगा एन आ जाएगा। जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करे, कांटेक्ट में आ जाए, तो एन आ जाएगा। सीधा सा फंडा है। जैसे आपने ये जमीन ले ली और जमीन के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया साहब, ये ऑब्जेक्ट रख दिया और ये टच हो गया, देखो अब टच हो गया तो एन आएगा। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगा। आर से भी लिख सकते हैं, मेरी आदत में एन है इसलिए मैं एन से लिखूंगा। समझ में आ गया। तो नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को टच करेगी। यदि टच किया एन आया, टच किया एन आया। एम है एम जी आया, एम है एम जी आया, एन है। एन कब आएगा, टच किया। जैसे आपने एक दीवार ली साहब, एक दीवार ली, उस पर सिड्डी लगा दी साहब। अब ये सिड्डी ने टच कर दिया, कहाँ टच किया, देखो भाई सिड्डी ने टच कर दिया। एक तो इस जगह टच कर दिया, एक इस जगह टच कर दिया, तो इसमें कितने एन आएंगे, 2 एन आएंगे। एक इस दीवार पर एन आएगा, एक इस दीवार पर एन आएगा। जहां जहां टच हो रहा है वहां वहां एन है, जहां जहां टच है वहां वहां एन है, ठीक है। तो एन कब आएगा, ये बात समझ में आ गई। अब आएगा किधर, तो सीधी सी बात है, जिस दीवार को टच कर रहा है उसके लंबवत, उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर जाता हुआ, जाता हुआ। जैसे यहां पर टच हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आ गया। सिड्डी ने यहां टच किया है तो ये इधर आएगा साहब एन। सिड्डी ने नीचे वाले फर्श को टच किया तो एन ऊपर की तरफ आ जाएगा साहब, ठीक है। तो दो चीज सीख गए। एन कब आएगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करे, और टच करते ही एन आएगा। किधर आएगा, जिस सरफेस को वो टच कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जाता हुआ, उसके परपेंडिकुलर जाता हुआ आएगा, ठीक है। और देख लो साहब, और देख लो, ये आपका प्लेन बना दिया, ये थीटा एंगल। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, हिंदी में आनत तल बोलते हैं साहब। और इस आनत तल पर आपने एक बॉडी रख दी, इस आनत तल पे आपने एक बॉडी रख दी, और ये बॉडी ने इसको टच कर दिया। टच कर दिया तो एन बनाना ही है, एन बनाना है। किधर बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। किधर बनाना है, सरफेस के परपेंडिकुलर। बिल्कुल इजी बात है, कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। तो क्या ये भी मुझे सोचना है, बिल्कुल सोचना है। जब भी गाड़ी सड़क पे चलेगी, सड़क एन लगाएगी, किधर लगाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
ठीक है, तो दो नेचुरल फोर्स आपके सामने हो गए, चाहे आपको ये पता हो चाहे नहीं हो, ये लगते हमारे ऊपर हमेशा लगते हैं। अभी मैं जमीन पे खड़ा हूं तो जमीन मेरे ऊपर एन लगा रही है, यदि वो एन नहीं लगाएंगे तो मैं जमीन में घुस जाऊंगा एमजी के कारण। आप जब रेत पर चलते हैं तो आपके पैर जमीन में धंसते हैं, क्यों धंसते हैं? क्योंकि आप एमजी लगाते हैं, एमजी लगता है वो नीचे ले जाता है, तो मिट्टी एन नहीं लगा पा रही है। तो जब तक मिट्टी का एन आपके एमजी को बैलेंस नहीं करेगा, बराबर नहीं करेगा, आपका पैर नीचे की तरफ जाता ही जाएगा और पैर वहां जाकर रुक जाएगा जहां एन और एमजी बराबर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको दोनों फोर्स समझ में आ गए। ठीक है, ये दूसरा नेचुरल फोर्स है। अब बात करें तीसरे नेचुरल फोर्स की, उसको कहते हैं टेंशन साहब। टेंशन, तनाव, बिल्कुल वही है जो आप परीक्षा को लेकर करते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, राघव फिजिक्स क्लास है आपके साथ, टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने का काम हमारा है, आपका काम सिर्फ समझने का और रिवीजन करने का है। खाना खा के घूम रहे हैं, इसको चला के वीडियो को देख लो, आपके जितने क्वेश्चन आए उनका रिवीजन हो रहा है, उस जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करो, कुछ ट्रिक बना लो, याद हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो टेंशन की बात कब करते हैं? जब साहब डोरी हो, डोरी हो, तार हो, धागा हो साहब, और उसको क्या करेंगे साहब, आप खींचेंगे। ये धागे को बांध दिया और आप खींच रहे हैं इसको, भाई खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? लंबा करने के लिए। आप खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं भाई? लंबा करने के लिए। लेकिन आप इधर खींच रहे हो तो धागा मना करेगा कि मैं लंबा नहीं होना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? इधर की तरफ टेंशन लगाएगा। जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। आप इधर खींच रहे हो, वो इधर जाएगा, तो ये आपका टेंशन हो जाता है। आपने फोर्स टेंशन से ज्यादा लगा दिया, डोरी टूट जाएगी, सीधा सा है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा, इतना इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बैलेंस पोजीशन पर आप इनको बराबर कर देंगे। ठीक, तो आपको मैंने क्या क्या बताया? आपको तीन चीजें इसमें बताई, तीन फोर्स बताए आपको। पहला फोर्स क्या बताया? वेट, जिसको हम भार कहते हैं, और भार एम के कारण लगता है। हमेशा नीचे की ओर ही बनाना है, हमेशा नीचे की ओर ही बनाना है। लिखना एम जी है, लिखना एम जी है, और एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, दूसरा फोर्स मैंने आपको क्या बताया? दूसरा फोर्स मैंने बताया अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्यों लगेगा? लिखा नहीं मैंने, स्पर्श के कारण, स्पर्श होने के कारण। दो बॉडी जब एक दूसरे को स्पर्श करती है तब ये लगेगा, तब ये लगेगा। ठीक है, किधर लगेगा? जिस सरफेस को स्पर्श कर रही है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, उसके लंबवत लगेगा, जाता हुआ। ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया, ये जमीन पे रखा है, ऊपर लग गया। आनत तल पे रखा है, तिरछा हो गया एन, और सिड्डी को रख दिया तो सिड्डी ने दो जगह टच किया तो दो एन आ गए। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया टेंशन। जब आप किसी डोरी को खींचते हैं तो खींचते हैं तो डोरी आप मना करती है कि मत खींचे, तो उसको मना करने के लिए वो जो फोर्स लगाएगी वही तनाव है साहब, उसी को टेंशन कहते हैं। जब हम ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे दिमाग की नसें खिंच जाती है, इसलिए उसे टेंशन बोलते हैं, और फिर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और उससे आपके बीपी हो जाता है। तो बीपी नहीं करना है आपको, आराम से पढ़ाई करनी है, शांति से पढ़ना है। ठीक है, तो आपके ये तीनों फोर्स हो गए। इसके अलावा इसमें फ्रिक्शन की और बात करिए तो वो और मुझे बताना पड़ेगा आपको। फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण बल, या तो घर्षण समझ लो चाहे घर्षण बल है, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो घर्षण बल कब लगता है? पहली बात तो वही वाली बात, जब दो वस्तुएं संपर्क में हो, टच कर रही हो, संपर्क में हो, टच कर रही हो। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी तो आपके दिमाग में बैठ गई, सर ये बात तो एन की है, ये बात तो एन की है, यदि दो बॉडी एक दूसरे को टच करेगी तो एन लगेगा। इसलिए भाई घर्षण बल एन पे डिपेंड करता है, घर्षण बल एन पे डिपेंड करता है बाबूजी। क्यों? क्योंकि घर्षण बल भी तभी लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के टच कर रही हो, कांटेक्ट में हो, और एन भी तभी लगता है। लेकिन घर्षण बल के लिए इसके साथ एक शर्त और जुड़ी हुई है, और वो शर्त क्या हो रही है कि इनके बीच में आपेक्षिक गति हो, इनके बीच में आपेक्षिक गति हो, तब घर्षण बल लगता है।
तो घर्षण बल की दो शर्तें हो गई, दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो और आपेक्षिक गति कर रही हो। आपेक्षिक गति का मतलब भैया दो वस्तुएं, एक रुकी रहे एक चले तो आपेक्षिक गति है। वापिस से दो वस्तुएं टच में है, एक रुकी हुई हो एक चले, चाहे ऊपर वाली चले चाहे नीचे वाली चले, तो उनके बीच में घर्षण बल लगेगा। समझ में आ गया? दो वस्तुएं एक दूसरे को टच कर रखा है, एक रुकी हुई है एक चल रही है, चाहे ऊपर वाली चले चाहे नीचे वाली चले, घर्षण बल लगेगा। दूसरा, यदि दोनों चले तो भाई दोनों चले तो उनका वेग अलग अलग हो, उनका वेग अलग अलग हो। दोनों समान वेग से चलेंगे तो घर्षण बल नहीं लगेगा। दोनों चल रहे, एक 4 की स्पीड से एक 10 की स्पीड से, घर्षण बल लगेगा। दोनों चल रहे हैं अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, घर्षण बल लगेगा। समझ में आ गया? जो तेज चल रहा है उसका घर्षण बल गति की दिशा में है, क्योंकि वो धीरे चलने वाले को खींच रहा है कि आजा मेरे साथ। और जो धीरे चल रहा है उसका घर्षण बल पीछे की तरफ लग रहा है, वो तेज चलने वाले को कह रहा है रुक जा। समझ में आ गए भाई? कि दो वस्तुएं हैं एक दूसरे को टच कर रखी है, या यूं समझ लीजिए कि दो गाड़ियां चल रही है, एक तेज चल रही है एक धीमे चल रही है और उनको एक डोरी से बांध दिया। तो तेज चलने वाली धीरे चलने वाली को आगे घसीटने की कोशिश करेगी और धीरे चलने वाली तेज चलने वाली को पीछे रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो बल लग रहा है उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। और आपेक्षिक गति समझ गए? एक अलग वेग से दूसरा अलग वेग से, दोनों समान वेग से चलेगा तो मामला नहीं बैठेगा। अब नॉर्मली आपके सारे सवाल रोड के हैं, तो रोड रुकी रहेगी और वस्तु चलेगी। तो सीधी सी बात है, रोड रुकी हुई है तो जो रोड है वो घर्षण बल क्या लगाएगी? गति के पीछे की तरफ, क्योंकि वो रुकी हुई है तो वो गाड़ी को भी रोकने की कोशिश करेगी। तो घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुएं संपर्क में हो और आपेक्षिक गति करे। ठीक है साहब, ये बात हमारे समझ में आ गई। ठीक, अब घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल दो प्रकार के हो गए। एक घर्षण बल हो गया स्थैतिक घर्षण बल, एक हो गया स्थैतिक घर्षण बल, एक हो गया गतिक घर्षण बल। एक स्थैतिक घर्षण बल और एक गतिक घर्षण बल हो गया साहब। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक है साहब, अब ये कब कब लगेंगे? अब समझो, आप समझे भाई, ये आपका रोड हो गया। अब इस रोड पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया भाई, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आपने आकर इसको चलाने की कोशिश करी, इसके ऊपर फोर्स लगाया कि चलो साहब, आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि चल दे भाई मेरे, आगे सरक जा। लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आगे नहीं सरका। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉक्स आगे की तरफ सरका ही नहीं। तो न्यूटन के नियम के अनुसार तो इसको सरकना चाहिए। न्यूटन के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लग गया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। सीधा सा है, ऐप लगा है तो स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, न्यूटन कह रहे हैं कि फोर्स लगा है, बल लगा है तो स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहां तो 10 न्यूटन लगा है, पहले भी ये स्थिर था और अभी भी ये स्थिर है। तो फिर क्या हुआ? तो हकीकत में ये हुआ कि यहां पर ये देखो, ये यहां पर कांटेक्ट में और कांटेक्ट में है, तो ये जो जमीन है, ये जमीन इसके ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो फोर्स लगा है यही स्टैटिक फोर्स है। तो सीधी सी बात है, स्टैटिक घर्षण बल के लिए पहला पॉइंट, वस्तु स्थिर होनी चाहिए, स्थिर वस्तु होनी चाहिए, स्थिर वस्तु होनी चाहिए, स्थिर वस्तु होनी चाहिए, और स्थिर वस्तु पर बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, और बल लगाने के बाद भी वो स्थिर रहनी चाहिए, बल लगाने के बाद भी वो स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु स्थिर में थी, आपने बल लगाया, फिर भी वो स्थिर पे ही है, तो उस समय जो सतह है, जो जमीन है,
वो स्थैतिक घर्षण बल लगा रही है, वो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। समझ में आ गया? वापिस समझो, ट्रक खड़ा है, तुमने जाके धक्का लगाया, ट्रक सरका ही नहीं, तो उस समय जो उस ट्रक के ऊपर घर्षण बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण बल है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया। ट्रक सरकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, 1 इंच भी। ठीक है, अब इस स्थैतिक घर्षण बल का मान कितना होगा? जितना तुमने लगा दिया, क्योंकि हमने बताया F लगा है तो स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहां पर पहले भी स्थिर थी और अभी भी स्थिर है, इसका मतलब कुल बल तो अभी भी 0 है। तो आपने 10 न्यूटन लगाया है तो घर्षण बल भी 10 न्यूटन होगा। उल्टी दिशा में होगा इसलिए 0 हो गया साहब, सरका ही नहीं। आपने ट्रक पे पूरी ताकत लगा दी, 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ट्रक सरका ही नहीं, तो समझ लो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण 100 न्यूटन है। आपने 500 न्यूटन लगा दिया, ट्रक सरका ही नहीं, तो स्थैतिक घर्षण बल 500 है साहब। आपने 400 कर दिया तो स्थैतिक घर्षण बल 4 है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि स्थैतिक घर्षण बल अपने आप बदल रहा है। आप अपना बल बदलते जाइए, स्थैतिक घर्षण बल भी अपने आप बदलता जाएगा। तो इसका मतलब स्थैतिक घर्षण बल एक स्वपोषी बल है, एक स्वपोषी बल है, स्वपोषित है, अपने आप को पोषित करता है। आप अपने आप को बदलेंगे तो वो अपने आप को बदल लेगा, वो कहेगा आजा भाई मैदान में। समझ गए बात? तो आपने 100 न्यूटन लगाया, उसने 100 न्यूटन लगा दिया। आपने 200 किया, उसने भी 200 कर दिया। आपने 50 कर दिया तो उसने भी 50 कर दिया। समझ में आ गई बात? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्थैतिक घर्षण बल के लिए पहला पॉइंट, स्थिर वस्तु होनी चाहिए, फिर उस पर आप बल लगाएंगे, बल लगाने के बाद भी वो स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या ये आ गई कि स्थैतिक घर्षण बल का मान किसके बराबर होता है? बाह्य बल के बराबर होता है। ये अच्छा पॉइंट है, लिख देता हूं। स्थैतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है साहब, बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है साहब, इसको अपन शॉर्ट में एफएस लिख देते हैं, स्थैतिक घर्षण बल को। और दूसरा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जो स्थैतिक घर्षण बल है स्वपोषित बल है, स्वपोषित बल है, क्योंकि बाह्य बल आप चेंज करेंगे तो ये बल भी चेंज होगा, बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, घटाएंगे घट जाएगा, दुगना करेंगे दुगना हो जाएगा, आधा करेंगे आधा करेंगे। तो सीधी से बात है, यदि मैं स्थैतिक घर्षण बल और बाह्य बल के बीच ग्राफ खींचूं तो सीधी लाइन आएगी समानुपाती। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्थैतिक घर्षण बल और बाह्य बल के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, तो समानुपाती ग्राफ आएगा। जो ग्राफ मूल बिंदु से चालू होता है और सीधा जाता है उसे समानुपाती ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यदि समानुपाती ऑप्शन नहीं आए तो फिर रेखीय ग्राफ है, बाकी समानुपाती और रेखीय में फर्क होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही हम ध्यान रखेंगे। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है और ये स्वपोषित बल है। अब इसी में तीसरा पॉइंट आता है सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, अब आप थोड़ी सी हिंदी पढ़ते हो, इसका छंदी विच्छेद कर दो। सीमा का अंत, अरे सीमा किसी लड़की का अंत नहीं करना बाबा। सीमांत का मतलब है जहां पर स्थैतिक घर्षण बल अंत हो जाए, और स्थैतिक घर्षण बल का अंत हो गया मतलब गाड़ी चल दी, गाड़ी चल दी, वो है सीमा का अंत। तो जहां पर स्थैतिक घर्षण बल का मैक्सिमम मान, जहां तक वो गाड़ी नहीं चली, उसे हम कहते हैं सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। तो आपसे पूछा जाए स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, और उसको हम एफएस मैक्सिमम से लिखते हैं, एफएस मैक्सिमम से लिखते हैं। और घर्षण बल का ये सबसे मैक्सिमम मान यही होता है, चाहे वो स्थैतिक घर्षण बल का पूछे चाहे गतिज घर्षण बल का पूछे, सबसे ये है। यदि आपका बाह्य बल इससे ज्यादा हो गया, ये चिन्ह का मतलब तो समझते हो ना, ग्रेटर देन मतलब ये ज्यादा है, तो यदि बाह्य बल का मान इससे ज्यादा हो गया, वस्तु चल देगी, वस्तु चल देगी, वस्तु
चल देगी, फिर नहीं रुकेगी साहब। समझ में आ गई बात कि वस्तु कब चलेगी? जब आपने जो बल लगाया है वो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा हो। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के बराबर लगा दिया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी साहब, बराबर तक नहीं चलेगी। उससे चाहे 0.1 ज्यादा ही लगाओ, चलाओ, फिर चल जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब ये बात अच्छी है कि चलो ठीक है कि कब चलेगी वस्तु हमें पता चल गया साहब। तो पता चल गया, तो अब एफ एस किस पे डिपेंड करता है? तो शुरू में ही बता दिया था साहब, ये डिपेंड करता है एन पे। क्यों है? क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे को टच कर रही है। तो एन जितना ज्यादा होगा घर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। एन कब लगता है बताओ फटाफट? जब दो वस्तुएं स्पर्श में हो। एम जी कब लगता है, भार कब लगता है? जब वस्तु में एम हो। तनाव किस में लगता है? डोरी में लगता है। और घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुएं टच करे और आपेक्षिक गति करे। और सीमांत घर्षण बल का मान किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। और इसका जो नियतांक है भैया, नियतांक है, इसको उठा के बराबर लाना है, इसको उठा के बराबर लाना है। तो नियतांक म्यू एस एन, ठीक है? तो ये म्यू एस एन हो गया। तो आपका एफ एस मैक्सिमम कितना आ गया भैया? म्यू एस एन। म्यू एस को क्या कहते हैं बताओ? म्यू एस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। किस पे डिपेंड करता है साहब? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 0 से 1। 0 से 1 होती है इसकी वैल्यू। 0 है तो क्या हो जाएगा? बहुत चिकना चिकना चिकना। और 1 है तो बहुत खुरदरा खुरदरा। समझ में आ गया? तो भाई आपसे पूछा जाए सीमांत घर्षण बल किस पे डिपेंड करता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल और पदार्थ की प्रकृति। कौन से पदार्थ? जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। डामर की रोड क्यों बनाई जाती है? क्योंकि रबड़ के लिए उसकी म्यू की वैल्यू सूटेबल है, नहीं तो साहब गाड़ी स्लिप कर जाए, तेज स्पीड पे चले। ठीक है? तो स्थैतिक घर्षण गुणांक पदार्थ की प्रकृति, दोनों पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो आपके ये एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। उसके बाद आपके एक चीज और मैं अभी बता चुका हूं पिछले उसमें कि आपकी वस्तु कब चल पड़ेगी, आपकी गाड़ी कब चल पड़ेगी? आपकी गाड़ी तब चल पड़ेगी जब बाह्य बल का मान एफ एस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए। तो कई बार सवाल करने के लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा एफ एस मैक्सिमम कितना है और आपने बाह्य बल कितना लगाया। यदि आपका बल इससे कम है तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो जितना बाह्य बल उतना ही स्थैतिक घर्षण बल, ये ध्यान रखना। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है और वस्तु नहीं चलेगी। ठीक है साहब? अब दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं गतिज घर्षण गुणांक। तो ये कब लगेगा भाई? चलती हुई वस्तु पर, चलती हुई वस्तु पर। ठीक है साहब? कितना लगेगा? जो अभी सूत्र बताया वो ही लग जाएगा, एफ के बराबर म्यू के एन। बस एस की जगह म्यू के आ गया। इसे बोलते हैं गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक। ठीक है? ये भी पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर डिपेंड करेगी, और ताप पर निर्भर करेगी। और इसकी वैल्यू भी 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है साहब? अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल है साहब, एक गाड़ी है ये और एक गाड़ी है ये। ठीक है? चलो एक ही ले लो, चाहे एक ही गाड़ी है, पहले 10 की स्पीड से चल रही है ये साहब,
ये 10 की स्पीड से चल रही है, अचानक इसको जोश आ गया, इसने स्पीड बढ़ा दी, 20 मीटर पर सेकंड कर दी। कितनी कर दी? 20 मीटर। तो बताओ गतिज घर्षण गुणांक, सॉरी गतिज घर्षण बल कब लगेगा ज्यादा? ये गतिज घर्षण बल है भाई, गतिज घर्षण बल कब ज्यादा लगेगा? ऐप के कब ज्यादा लगेगा? जब धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है? तो आपका आंसर होगा भाई दोनों में बराबर होगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। धीरे चलाओ, तेज चलाओ, सुपर स्पीड से चलाओ, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो इसका जो अगला पॉइंट है वो यही हो गया, वी पर डिपेंड नहीं करेगा, वी पर निर्भर नहीं करेगा। अब वी पर निर्भर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ऐप पर भी निर्भर नहीं करेगा। आप बाह्य बल ज्यादा लगाओ कम लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि आप इस ऐप के साथ ग्राफ बनाओगे तो ऐसा सीधा ग्राफ बनेगा। सीधा ग्राफ क्यों बनेगा? क्योंकि ऐप का मान बढ़ा रहे हैं तो भी इसका मान नहीं बढ़ रहा, घटाएंगे तो भी नहीं घटेगा। ठीक है, इसका मान उतना ही रहेगा जितना है। तो गतिज घर्षण बल के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो आपको ध्यान रखनी है चलती हुई वस्तु पर लगेगा, सूत्र ऐप के बराबर म्यू के एन, एन पे डिपेंड कर रहा है ये भी। म्यू के को गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, और इसकी वैल्यू म्यू के की 0 और 1 के बीच में है। काम की बात यह है कि भाई गतिज घर्षण बल ना तो वी पे डिपेंड करता है ना बाह्य बल पे डिपेंड करता है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, क्या चीज बताई थी? कि आपके स्थितिक घर्षण बल का जो ग्राफ बनवाया था वो कैसा बना था? उसका ग्राफ आपने ऐसा बना के दिया था मुझे, समानुपाती। ये एफ एस था और ये आपका एफ था, जबकि इसका ग्राफ ऐसा है। यदि मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? यदि मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ हल्का सा नीचे आके और फिर सीधा हो जाएगा। ये जो ऊपर का टॉप मोस्ट दिख रहा है यही आपका एफ एस मैक्सिमम है, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, जैसे जैसे आपने बाह्य बल बढ़ाया घर्षण बल बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर चलने लग गया तो थोड़ा सा कम हो गया। इसलिए मैंने एक चीज कही थी, घर्षण बल में जो सबसे बड़ा है वो सीमांत घर्षण बल है साहब, सबसे जो बड़ा है वो सीमांत घर्षण बल है। ठीक है, और स्थितिक घर्षण की वैल्यू भी उससे कम होती है और गतिज घर्षण बल की भी वैल्यू उससे कम होती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन को कराने के लिए जरूरी था। तो यदि हम इसका मोटा मोटा रिवीजन करें तो घर्षण बल के लिए क्या बताया? दो वस्तुएं संपर्क में हो, आपेक्षिक गति होनी चाहिए, घर्षण बल एन पे डिपेंड करता है क्योंकि वस्तुएं संपर्क में है। ठीक है, एम पे नहीं एन पे डिपेंड करता है। ठीक, दो तरह का बताया, पहला बताया स्थितिक घर्षण बल और दूसरा बताया गतिज घर्षण बल। स्थितिक घर्षण बल की क्या बात है कि वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, आपने उसके ऊपर बल लगाया फिर भी वो स्थिर ही रह गई, फिर भी वो स्थिर ही रह गई, तो वो घर्षण बल स्थितिक घर्षण बल है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट मैंने बताया कि स्थितिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है, दिमाग लगाना ही नहीं है। 30 न्यूटन का बल लगाया, स्थितिक घर्षण भी 30 न्यूटन है। यदि वस्तु चली नहीं है तो, यदि वस्तु नहीं चली है और आपने 30 न्यूटन का बल लगाया, स्थितिक घर्षण बल भी 30 न्यूटन ही होगा। स्वपोषित बल है तो ये आप जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ठीक है, और इसमें सबसे मैक्सिमम बल को सीमांत स्थितिक घर्षण बल कहते हैं और जिसका सूत्र होता है एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस एन। यदि बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण बल से ज्यादा होगा तो वस्तु चल देगी, यदि घर्षण बल और बाह्य बल के बीच का ग्राफ पूछे तो समानुपाती ग्राफ बनेगा। उसके बाद एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू म्यू एस एन, म्यू एस को स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। म्यू एस की वैल्यू 0 से 1 के बीच, 0 का मतलब चिकना और 1 का मतलब खुरदरा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताया हमने? गतिज घर्षण बल, चलती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है, जैसे गाड़ी चल रही है साहब तो रोड जो उस पर घर्षण बल लगा रही है वो गतिज घर्षण बल, सूत्र म्यू के एन। म्यू के गतिज घर्षण गुणांक पदार्थ की प्रकृति ताप पर निर्भर करता है, 0 से 1 के बीच में। ध्यान रखना है वेग ज्यादा है कम है
एपके की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो कम फोर्स लगा रहे हो, एपके की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ बिल्कुल पैरेलल, दोनों का मिक्स ग्राफ। ये यहाँ तक आपका स्थैतिक घर्षण है और उसके बाद ये आपका गतिज घर्षण है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक आपके हुए। अब हम हमारे सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा सवाल है। अब ये हमारा सवाल है, इस सवाल को पढ़ने के लिए हमने इतनी सारी रामायण पढ़ी है। अब आप देखिए क्या कह रहा है सवाल। कि साहब एक गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी बन गई साहब, बन गई। इसके ऊपर आपने बल लगा रखा है, ये कितना बल लगा रखा है भाई? 2 × 10⁴ न्यूटन, ये बल लगा दिया साहब। और 50 मीटर करने पर ये 9 से 12 मीटर हो जाता है। तो यहां पर इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। अब ये यहां पर पहुंच गई साहब और यहां पर पहुंच गई तो स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? 50 मीटर। ठीक है साहब। अब इसमें जो गतिज घर्षण गुणांक दिया है आपको, आप ध्यान से देखिए, गतिज घर्षण गुणांक दिया है 0.137। तो गाड़ी तो चल रही है, तो गाड़ी का भार क्या होगा ये आपको निकालना है। गाड़ी का वेट कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप इस पे एक एफबीडी बना सकते हैं। एफबीडी देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, इधर का फोर्स ये बाह्य फोर्स है, इसको मैं कैपिटल एफ से लिख देता हूं। अब आप देखिए इसमें आपको द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको नीचे की तरफ क्या बनाना पड़ेगा? एक मास बनाना पड़ेगा mg, एक वेट। और यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए साहब, ये टच हो रहा है इस जगह, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? ऊपर की तरफ n। ठीक है, और गाड़ी चल रही है तो यहां की तरफ पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन, और वो गतिज फ्रिक्शन है। ये डायग्राम यदि आप समझ गए तो आपका काम हो गया। ये आपकी गाड़ी है, ये आप बाह्य बल लगा रखा है आपने, ये आपने बाह्य बल लगा रखा है। जो दे रखा है आपको, ये दे रखा 2 × 10⁴, ये दे रखा है 2 × 10⁴, ये लगा रखा है। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। बाकी नेचुरल फोर्स कौन कौन से हो गए? तो नेचुरल फोर्स एक mg नीचे की तरफ, ठीक है साहब, और चूंकि ये जमीन को टच कर रहा है तो n ऊपर की तरफ, और ये गाड़ी चल रही है तो ये घर्षण बल। ध्यान रखिए एफबीडी में घर्षण बल हमें तभी लेना है जब आपको ये इस तरह से कुछ दे दिया जाए। यदि इनकी जानकारी नहीं हो तो फिर नहीं लेना है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस है, ये साम्य अवस्था इसकी। तो साम्य अवस्था है तो इसका मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो आप लिखेंगे n बराबर mg, n बराबर mg। साम्य अवस्था का मतलब क्या है भाई? गाड़ी आपकी किधर जा रही है वो भी, उसका भी तीर का चिन्ह बना देता हूं ताकि आपके और समझ में आ जाए। ये देखिए गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, और गाड़ी पर बल लग रहा है तो उसमें त्वरण भी होगा, और वो त्वरण a है। ये गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है, गाड़ी नीचे भी नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में n और mg बराबर हो गए। यदि ये गाड़ी ऊपर की तरफ उछल रही होती तो n बड़ा होता है, mg छोटा होता, और गाड़ी के पहिए जमीन में धस गए होते तो भैया mg बड़ा होता है, n छोटा होता।
बराबर तभी करते हैं जब आपको ये जानकारी नहीं हो कि ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही। तो इस सवाल में गाड़ी इस साइड जा रही है, राइट साइड में जा रही है। तो अब राइट साइड में जा रही है तो क्या अब एफ और एफ के बराबर होगा क्या? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। यदि ये बराबर होते तो गाड़ी रुक जाती। समझ में आ गई बात? गाड़ी इधर जा रही है तो इसका मतलब एफ बड़ा है। ठीक है, तो आपका जो नेट फोर्स है एफ नेट, आपका जो एफ नेट है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल एफ, जिसको मैंने बाह्य बल लिखा है, माइनस एफ के। आपका जो एफ नेट है वो किसके बराबर होगा? एफ माइनस एफ के। क्लियर? अब एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कैपिटल एफ आपको दे रखा है तो जब जरूरत पड़ेगी वैल्यू रख देंगे। और एफ के का भी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू के एन। अच्छे से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इस टॉपिक को 2 क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि सवाल आए तो होना चाहिए, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप कमेंट करके बता दे। मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लगे कि इसको हमें पूरा बताना है, डिटेल से बताना है, तो हम इस चीज की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि PYQ करा के फटाफट करा के खत्म कर दिया। हमारा उद्देश्य है जो भी हमारा साथी इस चीज को सीरियसली देख रहा है तो उसे समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। हम इसे गागर में सागर भर रहे हैं। फिजिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है और फिजिक्स में हर टॉपिक पे 5-5, 10-10 लेक्चर लग सकते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट है। देखिए, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से समझे तो मैंने जो टॉपिक बताए बहुत स्पीड से बताएं, क्योंकि हमें PYQ है, हमारे पास अभी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी टॉपिक बचे हुए हैं। तो हमें, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको आपके एग्जाम से पहले पूरे कंप्लीट करेंगे, तो उसलिए हम थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं। बाकी यदि आपकी कोई इच्छा होगी तो किसी भी टॉपिक को हम बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से पूरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज जाए। वापिस से देखिए, सबसे पहले आप FBD को समझिए। FBD पर 4 फोर्स बनाए। क्या आप इन चारों फोर्स को समझ गए क्या? आराम से देखो, प्रेम से देखो, हेडक मत लो दिमाग में। मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, वो कहते हैं फिजिक्स, अरे यार 10 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो मेरी बेड़ा पार है। मैं कह रहा हूँ ना, फिजिक्स पूरे क्वेश्चन दे के जाती है। और सब्जेक्ट पे मैं नहीं जानता हूँ कि बायो में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, लेकिन इतना जानता हूँ फिजिक्स एक बार समझ में आ गई वो आजीवन रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता उसका। इसलिए तसल्ली से समझे कि ये क्या बनाया। तो ये 4 फोर्स बनाए। क्यों बनाए हैं? तो क्योंकि ये FBD है, इसी को FBD बना बोलते हैं। mg नीचे लगेगा, टच में है इसलिए n लगेगा। F हमारा दिया गया है बाह्य बल, और चूंकि ये बॉडी उधर मोशन कर रही है इसलिए F के इधर आएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये समझिए कि n को mg के बराबर क्यों किया? क्योंकि गाड़ी आपकी इधर राइट साइड में जा रही है, ऊपर या नीचे के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ऊपर नीचे की चर्चा नहीं है तो ये बराबर लेना है, जब कोई बात ही नहीं करी है। ठीक है, तो n mg के बराबर हो गया। फिर एफ नेट कितना हुआ? तो चूंकि राइट साइड में जा रही है तो सीधा सा है कि राइट फोर्स ज्यादा होगा, लेफ्ट फोर्स कम होगा, तो हमने एफ माइनस एफ के कर दिया। ओके, एफ नेट एम ए होता है, एफ माइनस म्यू के एन। अब एन की वैल्यू क्या है? एम जी। एम के की एन की वैल्यू क्या है? एम जी। तो आपने लिखा एम ए इक्वल टू एफ माइनस म्यू के एम जी। अब इस ओ बच्चों, थोड़ा स्टूडियो में लाइट जाने की वजह से आज क्लास को यहीं ऑफ करना पड़ेगा। बाकी की क्लास फिर हम कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।